भाइयों बहनों सुविज्ञजनों, इस चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं जिस वीडियो के माध्यम से आपके सम्मुख प्रस्तुत हूँ, इसकी जरूरत इसलिए मुझे समझ में आई है कि अक्सर यह सुनने में आता है उन लोगों के द्वारा जो स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए अप्लाई कर उसकी पीटी, उसकी मेन रिटन एग्जाम पास कर चुके होते हैं और तब वे पूछते हैं स्टेनोग्राफी क्या होता है, शॉर्ट क्या होता है। तो आज के परिवेश में जितना महत्वपूर्ण यह विषय हो चुका है, उस रूप में इसकी स्पष्ट जानकारी देनी जरूरी समझ में आता है। पहले हम ये देखेंगे कि इसी नाम से इस विषय को लोग जानते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि इस विषय को सीखने के इच्छुक या सीखने वाले लोग भाषा के इस स्तर तक जरूर पहुंच गए होते हैं कि ये क्या है, ग्रामर के आधार पर ये हैंड को हम अपनी भाषा मातृभाषा में अर्थात हिंदी में हाथ, और ये शॉर्ट का मतलब संक्षिप्त या छोटा। तो इस आधार पर ये जो दो शब्दों का एक टर्म बना है शॉर्ट हैंड, वो वास्तव में हैंड नाउन और शॉर्ट इसका एडजेक्टिव। और हम लोग अर्थात इच्छुक लोग इस विषय को सीखना चाहते हैं। सीखना अर्थात हाउ टू लर्न, अर्थात वर्ब हाउ टू डू। इसलिए इस नाम से तो जाना जाता है, लेकिन ये पूरा नाम असल में है नहीं। पूरा नाम इसका शॉर्ट हैंड राइटिंग। और ये तीन शब्दों के टर्म में हम लोग इस लास्ट वर्ड राइटिंग को अच्छी तरह जानते हैं, और ये दो शब्दों को मिला देते हैं तो हैंड राइटिंग को भी अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन ये जो इसमें लगाया गया है शॉर्ट, इसके बारे में कुछ स्पष्ट जानकारी अवश्य जाननी पड़ती है। पहले हम ये कहना चाहेंगे कि शॉर्ट का अर्थ जो संक्षिप्त होता है या छोटा होता है, और राइटिंग में हम लोग पहले से भी, अब कुछ लोग, मैंने कई वीडियोस देखे हैं, सुने हैं, और कुछ लोगों के द्वारा यह कह दिया जाता है यह एक भाषा नहीं, शॉर्ट लिखने की ये लिपि है, राइटिंग है, ये भाषा इसे नहीं कहा जा सकता है। तो ये शॉर्ट जो इसमें जोड़ा गया है, इसका तात्पर्य क्या है? और हम मानव की ऐसी प्रकृति है कि हर स्तर पर हम चाहते हैं शॉर्ट करना, शॉर्ट प्रयोग करना, शॉर्ट कट लगाना, चाहे वो लिखने पढ़ने का कार्य हो, दूरी तय करना हो, कोई फंक्शन करना हो, कोई खरीदारी करनी हो, कोई प्लानिंग हो, हम उसमें शॉर्ट करते हैं। इसलिए कि हमारा लागत कम से कम हो और काम पूरा का पूरा हो जाए। और लागत का अर्थ केवल कीमत नहीं है,
चाहे कीमत लगाने की बात हो, चाहे परिश्रम लगाने की बात हो, शारीरिक परिश्रम अथवा मानसिक परिश्रम, लगे हमारा कम से कम और प्राप्त हो पूरा काम पूरा। हम लोग जो परंपरागत हमारी लिपियां हैं उनमें हम लोग शॉर्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे मध्य प्रदेश के लिए हम लोग माँ प्रा लिखकर काम चला लेते हैं। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए PDO लिखकर काम चला लेते हैं। बैचलर ऑफ साइंस के लिए BSc लिखकर काम चला लेते हैं। परंतु ध्यान देने की बात यह है, ये संक्षेपण, ये शॉर्ट कट का यूज हम उन्हीं शब्दों के लिए करते हैं जो शब्द प्रचलित हैं, जो बहुत जाने पहचाने। नए नए शब्द जो आते हैं उन सारे शब्दों को अगर इस विधि के द्वारा अंकित किया जाए, संक्षेपण शॉर्ट कट अपनाया जाए, तो उससे काम नहीं चलेगा। तो यहाँ जो शॉर्ट हैंड राइटिंग नाम दिया गया है वो शॉर्ट एक अलग तरह का है और उसका मकसद है फास्ट राइटिंग। इसको हम लोग स्पीड राइटिंग भी कर सकते हैं। स्पीड राइटिंग, फास्ट राइटिंग। और कितना फास्ट, जो लोग इस रूप में कार्य कर रहे हैं और जो लोग इस तरह के इसको जानते हैं उन्हें पता होगा, और वो आगे की पीढ़ी को जो आगे सीखने वाले हैं उनको बता सकते हैं कि इतना फास्ट राइटिंग हमें करनी है और जिसके लिए इस सिस्टम को सीखने की जरूरत है कि जितना फास्ट बोला जा रहा है। और इसके आधार पर इसका नाम राइटिंग बाय साउंड भी रखा गया है। राइटिंग बाय साउंड। हमें इतना फास्ट लिखना है कि जितना फास्ट बोला जा रहा हो। अर्थात हम कह सकते हैं कि हमारे राइटिंग का स्पीड साउंड के स्पीड के बराबर होनी चाहिए। अब इस बात की कल्पना की जा सकती है कि वक्तृता की स्पीड क्या होती है, स्पीच की स्पीड क्या होती है, भाषण की स्पीड क्या होती है, और उस स्पीड से हमें लिखना है। देखिए, मैं इसको समझने के लिए बहुत मोटे रूप का एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए हमें अपने घर से कुछ दूर जाने का मौका मिलता है। इसकी दो स्थितियां हो सकती है। एक स्थिति ये हो सकती है कि टहलने के रूप में हम अपने घर से उस स्थान तक जाते हैं, तो उस क्रम में जब निकलते हैं तो हमें बीच में अगर कुछ परिचित लोग मिल जाते हैं, अगर कुछ विचित्र सी घटनाएं होती हैं, तो हम उसको देखने लग जाते हैं, उनसे बातें करने लग जाते हैं।
लेकिन दूसरी स्थिति यदि ऐसी हो कि हमें बहुत इमरजेंसी में घर से उस स्थान तक पहुंचने की बात हो, मान लीजिए बहुत कोई सीरियस बीमार हो या कुछ इस तरह की घटना हो कि हमें जल्दी से जल्दी उस स्थान तक पहुंचना हो अथवा उस स्थान पहुंचकर वापस आना हो, तो इस स्थिति में अगर बीच में हमें कोई मिलते हैं, टोकते हैं, तो हमारी प्राथमिकता है जल्दी से जल्दी वहां पहुंचना और वापस आना। तो हम उनसे बातें करने में या कुछ अगर रास्ते में कुछ घटनाएं हो रही हैं तो उनको देखने में अपना समय जाया नहीं करेंगे और जल्दी से जल्दी हमें निकलना होगा। और उसमें 3 बातों का ध्यान रखना होगा। पहले तो जब हम निकलेंगे तो दिमाग में बात लाएंगे कि रास्ता जो है छोटा से छोटा हो, कम से कम दूरी तय करना पड़े, मीन्स शॉर्टेस्ट रूट। और दूसरी बात हमारे दिमाग में आएगी कुछ ऐसा माध्यम दूरी तय करने का अपनाएं जिसकी स्पीड फास्टेस्ट हो, फास्टेस्ट स्पीड। और साथ साथ एक बात और इसमें जरूरी होगी कि अगर फास्टेस्ट स्पीड वाला माध्यम हमने अपनाया है तो उसके चलाने में हमें कुशलता प्राप्त होनी चाहिए, मीन एक्सपर्ट ड्राइविंग। ये 3 बातें आती हैं। तो ये 3 बातें इस राइटिंग में होनी जरूरी है। शॉर्टेस्ट रूट, फास्टेस्ट स्पीड और एक्सपर्ट ड्राइविंग। अब शॉर्टेस्ट रूट का मतलब क्या है? सबसे छोटा रास्ता। प्रश्न ये आ सकता है कि इस पढ़ाई में रास्ते का क्या रिलेशन है? पढ़ना और दौड़ना ये तो 2 चीजें हैं, लिखना और दौड़ना ये 2 चीजें हैं अलग अलग। इसमें क्यों संबंध बनाया जा रहा है, कैसे बनाया जा रहा है? तो देखिए, मान लीजिए कि आप ख लिखना चाहते हैं हिंदी में या अंग्रेजी में ए लिखना चाहते हैं, तो आपने इसको लिखने के लिए यहां से यहां, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां या यहां से यहां लेखनी के द्वारा दूरी तय की जा रही है। और यही हुआ इस राइटिंग में रूट। और इसी को शॉर्टेस्ट बनाना है इस रूट को, अर्थात जो परंपरागत लिपि में जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है, वर्ण है, अक्षर है, उनके जो संकेत हम प्रयोग कर रहे हैं परंपरागत लिपि में, उसी को छोटा से छोटा बनाकर बताया गया है। लेकिन केवल छोटे से छोटे संकेत बना देने से ही काम नहीं चलेगा। जिस तरह से व्याकरण में हम देखते हैं कि जब अक्षरों को मिलाकर शब्द बनाते हैं तो फिर कई शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनाते हैं और उसके लिए संधि का प्रयोग किया जाता है, समास का प्रयोग किया जाता है। तो उससे बहुत आगे बढ़कर इसमें भी हमें जरूरत होती है कि क्या क्या टेक्निक अपनाए कि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा लिख सके, अर्थात ध्वनि की गति से हम लिख लें। तो मात्र ये नहीं है कि कुछ लोग बताते हैं कि भाई ये शब्द का इतना छोटा संकेत हो जाता है, ये वाक्य का इतना छोटा संकेत हो जाता है। ये क्लियर कंसेप्शन हमारे समझ से नहीं है। क्लियर कंसेप्शन है कि जो आविष्कारक महोदय ने जो नियम बनाए हैं वो इस आधार पर बनाए हैं कि संकेत तो छोटे हो ही, शॉर्टेस्ट रूट तो इन्होंने अडॉप्ट किया ही, अपनाया ही।
लेकिन उससे ही काम नहीं चलेगा। इसके लिए ये भी देखना होगा कि हमारा जो राइटिंग का फ्लो है वो फ्लो कैसे ज्यादा से ज्यादा, और जो संकेतों की दिशाएं हैं ये किस दिशा में हम उन संकेतों को ले जाएं ताकि लिखने की गति में रुकावट पैदा ना हो। तो ये सिर्फ एक छोटे संकेत से शॉर्टेस्ट रूट को अपनाने से काम नहीं चलेगा, उसमें बहुत सारी तकनीकें हैं। चलिए अब हम, ये हो गया कि क्या है शॉर्टहैंड। अब वाई, हमने प्रश्न रखा था कि शॉर्टहैंड व्हाट, वाई एंड हाउ, क्यों सीखें शॉर्टहैंड। बहुत सी अध्ययन की बहुत सी विधाएं हैं, जॉब के लिए बहुत प्रकार की पढ़ाइयां हैं, बहुत तरह के ट्रेड हैं, तो हम इसे क्यों अपनाएं। देखिए जो अभी चर्चा हुई थी, क्या है शॉर्टहैंड में कि राइटिंग बाय साउंड, ध्वनि की गति से लिखना है, तो इसका प्रयोग कहां होगा। इसका प्रयोग उन लोगों के लिए होता है कि हमारे बीच में बहुत से अनेक प्रकार के लोग हैं, उनमें से अनेक ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो अपनी मेधा, अपने मेरिट के बल पर बहुत बड़े बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाले ओहदे पर पहुंच जाते हैं, जो अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, अपने समाज के लिए नहीं, अपने गांव के लिए नहीं, बल्कि पूरे जिले के लिए, पूरे राज्य के लिए, पूरे देश के लिए, और बहुत सारे तो विश्व के लिए काम करते हैं। उनके कंधे पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। उदाहरण ले लीजिए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसपी, जज, चाहे राज्य स्तर के मंत्री हो, चाहे देश स्तर के मंत्री, चाहे विश्व स्तर के कार्यकर्ता हो, इन लोगों के जिम्मे जो इतने बड़े काम होते हैं, इतने सारे काम होते हैं, इतनी बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं, तो विशेषकर आज के समय में ये जरूरी है कि जो वो कार्य संपन्न करेंगे उसकी जानकारी और उनका लेखा जोखा होना जरूरी है। यदि इतने व्यस्तता वाले व्यक्ति जो कार्य करेंगे सारे का लेखा जोखा खुद से करते रहेंगे, तो ये संभव नहीं है। जिसके लिए उनको वहां बैठाया गया वो कार्य नहीं हो पाएगा अगर खुद से लेखा जोखा करने के लिए बैठे। इसलिए ऐसे व्यस्त लोगों के लिए, ऐसे बड़े बड़े अधिकारियों के लिए एक सहायक की जरूरत होती है, जो लिखी हुई बातें उनको कॉपी ही ना करें। अनेक ऐसे अवसर आते हैं कि वो बोलते जाएंगे और उनको लिखते जाना होगा। मान लीजिए कोई मीटिंग चल रही है और उसमें जो उनका निर्देश दिया जा रहा है या मीटिंग की जो कार्यवाही हो रही है, जज साहब जो फैसले सुना रहे हैं, उनको बोलते बोलते सुनने के साथ साथ वह व्यक्ति उसे नोट कर ले, तो आप अंदाज लगाइए कि हमारे राज्य में ही, हमारे देश में ही और पूरे विश्व में कितने ऐसे जिम्मेदारी वाले ऊंचे ओहदे पर बैठे हुए लोग हैं और सबों के लिए इस तरह की एक सहायक की जरूरत है।
होगी। इसलिए इस रूप में जॉब की बहुत बड़ी संभावना है। और मान लीजिए कि एक डीएम के स्टेनोग्राफर हैं या डीएम के पीए हैं, तो उनकी सारी बातों का वो लेखा जोखा रखते हैं। इसका मतलब है कि उन्हें उनके सारे कार्यों का नॉलेज है, उनकी सारी योजनाओं को वो जानते हैं। तो और उनको चूंकि उनके द्वारा बोली गई स्पीच को, बोली गई बातों को हमेशा लिखना है, इसलिए उनको हमेशा उनके साथ रहना है। एरोप्लेन में सफर कर रहे हैं उनके साथ वे रहेंगे, कार में सफर कर रहे हैं उनके साथ ये रहे, मीटिंग में जाकर ये अपना काम कर रहे हैं तो उनके साथ हैं, हर वक्त उनके साथ हैं। इन्हीं विशेषज्ञ लोगों ने यहाँ तक कहा है कि स्टेनोग्राफर जो होता है वो ऑफिसर की वाइफ की जैसी होती है। उनका ओहदा वैसा है, इतना बड़ा ओहदा है क्योंकि उनके कार्य क्षेत्र की सारी बातों की जानकारी उनको होती है। और जब सारी बातों की जानकारी होती है तो लोगों के लिए वे भी उतने ही रिस्पेक्टेबल हो जाते हैं एक स्टेनोग्राफर जितना रिस्पेक्ट लोग उस अफसर का देते हैं। और जो उनके नीचे के अधिकारी हैं वो अगर रिगार्ड उन अफसर को करते हैं तो उनके साथ में बगल बैठे स्टेनोग्राफर काफी रिगार्ड करते हैं, करना ही होगा। अब देखिए डीएम बनने के लिए कितने मेरिट की जरूरत होती है, पढ़ाई में कितने खर्चे की जरूरत होती है, और उनका एक पीए बनता है उनको क्या खर्च लगता है। आज के परिवेश में छोटे छोटे बाजारों में भी इस सिस्टम को पढ़ाने वाले लोग उपलब्ध होते हैं। और इसका अर्थ है कि घर बैठे जो भी आपकी स्थिति है, चाहे वो सीखने वाला अभ्यर्थी, सीखने वाला प्रशिक्षणार्थी मजदूरी कर रहा हो, व्यवसाय कर रहा हो, होम ट्यूशन कर रहा हो, चाहे जिस भी आर्थिक या सामाजिक स्थिति में अपने घर बैठे मामूली से खर्चे में इस पढ़ाई को सीख सकता है, इस सिस्टम को सीख सकता है। और इसके लिए ये भी आवश्यक नहीं है कि बहुत ज्यादा मेरिट चाहिए। इसी तरह 12वीं कक्षा पास होनी चाहिए, अगर और अधिक हैं, स्नातक हैं, स्नातकोत्तर हैं तो और अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 12वीं कक्षा पास होनी चाहिए। और उसमें किसी बहुत फर्स्ट डिविजनल स्कॉलरशिप डिस्टिंक्शन लाने वालों की जरूरत नहीं, अगर है तो अच्छी बात है। लेकिन अगर औसत दर्जे के विद्यार्थी हैं तो भी इस सिस्टम को सीख कर आप उस ऊंचे ओहदे तक, सम्मानजनक ओहदे तक पहुंच सकते हैं। इसलिए मैं तो कहना चाहूंगा कि गांव गिराओं के जो विपन्न भाई बहन भी हैं, जो कम से कम 12वीं कक्षा पास कर लिए हैं, जो स्नातक कर चुके हैं, और जिनके पास बहुत परसेंटेज का मार्क्स नहीं आया है, वो भी इस सिस्टम को जहां हैं अपने निकटवर्ती संस्थान में जाकर या अपने निकटवर्ती लोगों के पास जाकर इस सिस्टम को सीखें और एक सम्मानजनक स्थिति में, सम्मानजनक पोस्ट पर पहुंचे।
और अपनी खुशहाल जिंदगी व्यतीत करें। और इसलिए मैंने तो इसे धूल से फूल बनाने वाला विषय कहता हूं। क्योंकि अब तक के अनुभव में हमारे सामने ऐसे ऐसे लोग आए हैं जो फुटपाथ पर बैठकर हजामत किया करते थे, फुटपाथ पर अपनी पढ़ाई का खर्चा निकालने के लिए अंडे की दुकान लगाते थे। कुछ लोग होम ट्यूशन पढ़ाकर अपना गुजारा, अपना ही नहीं अपने और अपने परिवार का गुजारा चला रहे थे। हमारे एक भाई की माली हालत ऐसी थी कि वे होम ट्यूशन पढ़ाते थे और कुछ बदमाशों ने, दुष्ट प्रवृत्ति वालों ने उनके घर में चोरी कर ली और उनके पहनने के कपड़े तक उठा कर ले गए। बेचारे को उसमें पहनने के कपड़े खरीदने के पैसे नहीं थे। उनके साथियों ने, उनके चिंतकों ने उनको कपड़े देकर उनकी मदद की। आज वे हाई कोर्ट में सचिव के पद पर पहुंच गए हैं। अब आप पता कीजिए हाई कोर्ट में जो सचिव हैं उनको क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं। अनेक ऐसे उदाहरण हैं मेरे पास। इसलिए मैं वैसे भाई बहनों का आह्वान करता हूं, विशेषकर जो निर्धन हैं, जो औसत दर्जे का ज्ञान रखते हैं, वे इस प्रशिक्षण को अपनाएं, इसमें दाखिला लें, लोगों से संपर्क करें, जो जहां है वहां वैसे लोगों से संपर्क करें और इसमें पारंगतता हासिल करें और सम्मानजनक ओहदे पर पहुंचे, अपने और अपने परिवार के जीवन को खुशहाल करें। ये हुआ शॉर्ट एंड वाई। और शॉर्ट एंड हाउ की ओर हम चलते हैं। अभी की चर्चा में बात आई थी कि यह एक प्रकार की राइटिंग है, क्षमा करेंगे, भाषा नहीं है, यह एक प्रकार की राइटिंग है। हम सब जो यहाँ इस वीडियो को देखने समझने वाले पढ़े लिखे लोग हैं और सब लोगों को इस बात का भान है कि पढ़ाई और साथ साथ लिखाई जो शुरू करते हैं तो सबसे छोटी इकाई से शुरू करते हैं। The smallest unit of language, हिंदी में कह सकते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई। यहाँ भी हम वहीं से शुरू करेंगे, अर्थात जो हिंदी भाषा प्रारंभ करते हैं सीखना, जिसकी लिपि देवनागरी होती है, तो क ग घ से शुरू करते हैं। और जो अंग्रेजी भाषा सीखना शुरू करते हैं, रोमन राइटिंग इसकी है, ABC शुरू करते हैं। अब सब लोगों को पता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जो वर्ण है वो आवाज ध्वनि के आधार पर दो वर्गों में
काटे गए हैं। हिंदी में वर्ण, वैसे तो इसमें भी स्वर और व्यंजन, लेकिन जो शॉर्टहैंड की चर्चा कर रहे हैं तो 3 विभाग होने चाहिए, 3 वर्ग होने चाहिए, और उनमें है व्यंजन, स्वर और अनुनासिक। रोमन राइटिंग में अनुनासिक के लिए कोई चिन्ह नहीं अलग से बनाए गए हैं, एम और एन को ही अनुनासिक में प्रयोग किया जाता है, लेकिन देवनागरी लिपि में अनुनासिक का अलग है, इसलिए हमने इसका 3 वर्ग की चर्चा की है, व्यंजन, स्वर और अनुनासिक। पूर्व के वीडियो में हमने सूचना दी थी कि जो इंट्रोडक्टरी क्लास होगा वो हिंदी में भी होगा, अंग्रेजी में भी होगा, और हिंदी में मैं प्रस्तुत कर रहा हूं इस चर्चा को, और इसके बाद अंग्रेजी में भी, आज नहीं कभी समय मिलने पर अंग्रेजी में भी, मतलब अंग्रेजी भाषा में पूरी बातें मैं आपको रखूंगा, कि जो इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए विद्यार्थी हैं वे भी इस बात को समझ लें। जैसा कि अभी कहा गया कि जो वर्ण है, जो अक्षर है, जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है, उनके लिए शॉर्टेस्ट रूट के आधार पर छोटे छोटे संकेत बनाए गए हैं, लेकिन सारे के सारे केवल ट्रांसक्राइब नहीं, केवल लिपि परिवर्तन नहीं किया गया है, जो सारे अक्षर हिंदी में दिए गए हैं। अंग्रेजी में भी, अंग्रेजी के समय बात होगी कि अंग्रेजी में भी यह बात है कि अंग्रेजी के सारे अक्षरों का शॉर्ट फॉर्म नहीं बनाया गया है, चूंकि राइटिंग बाय साउंड है ये विषय, इसलिए उच्चारण के आधार पर, और उच्चारण में भी उस उच्चारण को जिसके बगैर हमारा काम नहीं चल सकता हो, जिसके बगैर हम भाषा को नहीं पकड़ सकते हो, उनके ही संकेत बनाए गए हैं। और जिस उच्चारण का बिना संकेत दिए हुए अगर हम पकड़ लेते हैं, समझ जाते हैं कि यहाँ पर ऐसा होना चाहिए भाषा के आधार पर, तो उनका संकेत नहीं बनाया गया। क्योंकि हमने एक उदाहरण दिया था कि इमरजेंसी में अगर दूरी तय करनी हो तो बीच में आने वाले कुछ भी हर्डल्स हो, कुछ भी इंटरफेरेंस हो, हम उसको इग्नोर करते हैं, हम उसमें अपना समय जाया नहीं करते हैं। टहलने वाली स्थिति के जैसी कि चलो कोई मिल गया तो उससे भी सवाल जवाब कर लिया, और अगर 10 कुत्ते अगर लड़ रहे हैं तो उसको भी देखने में जरा मन लगा लिया, समय लगा लिया। हमारा जो टारगेट है जल्दी से जल्दी जाकर वापस आना, उसको ध्यान रखते हैं, और बीच में कुछ भी दूसरे विषय पर हम अपना समय जाया नहीं करते हैं। बिल्कुल उसी तरह से इस लिपि में हमें ध्यान देना होता है, और उसी आधार पर इनके संकेत जो शॉर्ट फॉर्म बताए जा रहे हैं, शॉर्टेस्ट रूट की चर्चा आ रही है, उसी आधार पर की गई है, उसी आधार पर इसके संकेत बनाए गए। जितना से हमारा काम चल जाए, जितना से हम उस भाषा को पकड़ लें, जितना से उस भाषा, इसलिए अंग्रेजी में जो कॉन्सोनेंट्स आए हैं, इसी तरह से हिंदी में भी व्यंजन, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्पष्ट उच्चारित साउंड। अब इन 3 भागों को, 3 वर्गों को हम एक एक करके देखते हैं। पहले व्यंजन,
एक बात ये करनी है कि जो हिंदी शॉर्टहैंड बनाया गया है, हिंदी में इसको श्रुतलेख भी कहा जाता है, सिंहलिपि भी कहा जाता है, संकेत लिपि भी कहा जाता है, त्वरालिपि भी कहा जाता है। सारे नामों का है मकसद, मतलब, अर्थ, निचोड़, कि सुनने की गति से हम कैसे लिखें। तो व्यंजनों के लिए जो संकेत बनाए गए हैं वो छोटी छोटी रेखाओं के रूप में बनाए गए हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है व्यंजन रेखा। और जब रेखा की बात आती है तो रेखा गणित के प्रारंभिक कक्षाओं में हमें बताया गया कि रेखाएं दो प्रकार की होती हैं, सरल रेखा और वक्र रेखा। इसके आधार पर जो व्यंजनों के संकेत बनाए गए हैं रेखाओं के रूप में, वो मुख्य रूप से दो वर्गों के। कुछ व्यंजनों के संकेत सरल रेखा के रूप में और कुछ व्यंजनों के संकेत वक्र रेखा। और फिर सरल रेखाओं के दो वर्ग बनाए गए हैं, कुछ व्यंजनों के संकेत बड़ी सरल रेखा और कुछ की बड़ी, इसी तरह से बड़ी वक्र और बड़ी वक्र। पड़ी का अर्थ है पड़ा हुआ। कहाँ पड़ा हुआ? हम कहते हैं कि कोई व्यक्ति पड़ा हुआ है तो उसके किस स्थिति को कहते हैं? चाहे वो जमीन पर लेटा हो, चाहे चौकी पर लेटा हो, चाहे मचान पर लेटा हो, चाहे पेड़ की डाली पर लेटा हो, जिस आधार पर वह है लेटा हुआ, उसकी पूरी बॉडी उस आधार के समानांतर होगा, पैरेलल टू द बेस, उसको हम कहेंगे पड़ी। वैसे पड़ी का अर्थ होता है क्षैतिज। क्षैतिज का अर्थ क्या है? यदि हम किस मैदान में खड़े हो जाते हैं तो चारों तरफ अगर हम देखते हैं घूम करके, तो चारों तरफ हमें एक ऐसी लाइन दिखाई पड़ती है जिस लाइन पर आकाश और जमीन सटी हुई। अगर एक काल्पनिक रेखा हम बाएं से दाएं या किसी भी दिशा में एक तरफ के मिलान बिंदु से दूसरे तरफ के मिलान बिंदु तक खींचे, उसी रेखा को कहा जाता है क्षैतिज। अब यहाँ इसका क्या अर्थ होगा? क्षैतिज का मतलब क्या समझेंगे, पड़ी का मतलब क्या समझेंगे? तो जैसे किसी पड़े हुए व्यक्ति का आधार है, चौकी है, जमीन है, पेड़ की डाली है, कहीं भी, तो उसी तरह से हमारे राइटिंग की भी कोई आधार होती है, कोई बेस होता है। हम किसी न किसी एक लाइन वाइज लिखते हैं, लाइन को आधार मानकर हम लिखते चले जाते हैं। यदि बिना लाइन के भी लिखते हैं तो एक काल्पनिक लकीर होती है जिसके आधार पर हम एक चीज में लिखते चले जाते हैं। तो यहाँ पर जिस सरल रेखा को आधार लाइन के समानांतर खींची जाएगी वो सरल पड़ी, और जो सरल रेखा आधार लाइन के साथ कोण बनाती हुई खींची जाएगी, चाहे ऊपर से नीचे खींची जाए या नीचे से ऊपर खींची जाए, कोण बनाना है वो खड़ी।
इसी तरह से वक्र में अगर इसके स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों बेस के समानांतर हो या बेस से सटे हो, तब हम उनकी स्थिति को कहेंगे वक्र पड़ी। और अगर आधार लाइन के साथ वो भी वक्र रेखा। अब इसके बाद अगली कक्षा में हम डील करेंगे और आप सभी सुबह के दिनों से जो वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, यदि कोई प्रश्न हो, यदि कोई तो कमेंट में डालें या उसमें हमारा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, मोबाइल से आप पूछ सकते हैं या हमें सुझाव दे सकते हैं। आपके सुझाव का, आपके कमेंट के, आपका शिकायत का हमारे लिए स्वागत रहेगा। तो आज इतना ही, शेष अगले वीडियो। धन्यवाद।